Hello my dear students, how are you? I hope you all are very well. Welcome to our YouTube channel. Yes बेटा जी, today I am going to start videos for class 9 subject science. अब तक हम जो वीडियोस बना रहे थे क्लास 6 to 8 कर रहे थे, तो आज से मैंने डिसाइड किया है कि 9th क्लास के लिए भी जो आपके साइंस चैप्टर्स हैं उनको बाय वीडियोस कंप्लीट करवाने की पूरी से पूरी कोशिश की जाएगी। देखिए बेटा, आपने जो आजकल आप सुन रहे हो टीवी में, न्यूज़पेपर में आप पढ़ रहे हो, कोविड की वजह से जो कंडीशन है बहुत ही नाजुक है। कोशिश यही है कि आपकी जो एजुकेशन है उसको इसी तरीके से कंटिन्यू करवाया जाए। तो जिनकी जो भी प्रॉब्लम होती है, ऑनलाइन क्लासेस में भी प्रॉब्लम आ जाती हैं, कई बार नेटवर्क इशू होते हैं, तो उन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के लिए डिसाइड किया गया है कि इस तरीके से वीडियोज़ की हेल्प ले करके आप सब बच्चों तक वीडियोस प्रोवाइड कराए जाएं, आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवाया जाए और आप सबकी हेल्प भी हो उससे। ठीक है, हाँ ज़रूर। इसमें एक चीज़ होती है कि कई बार जैसे कुछ कमेंट मिलते हैं कि मैडम जैसे क्लास 8 का चैप्टर डालिए या इसके लिए डालिए, तो बेटा थोड़ा सा कोशिश करूँगी कि इसमें आपके लिए एक, जैसे आप स्कूल में टाइम टेबल फॉलो करते हो, पीरियड्स होते हैं प्रॉपर, तो कुछ डेज़ इस तरीके से डिवाइड किए जाएँ कि 6 to 9 मैं लेकर के चलूँगी। थोड़ा सा बर्डन हो जाता है उसके लिए, तो कोशिश करूँगी एक टाइम डिसाइड करके, डे डिसाइड करके फिर मैं आपको बताऊँ और उसी के अकॉर्डिंग फिर कोशिश करेंगे हम आगे कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। देखिए बेटा, हम अपने आसपास हम जो भी चीज़ें देखते हैं, क्लाउड्स हैं, एयर है, आपके कोई भी मटेरियल, किसी की भी बात करें, ये मार्कर, मैं, आप, टेबल, चेयर, जो भी चीज़ें, ये सभी किन चीज़ों से बनी हुई है? किसी न किसी मटेरियल से बनी हुई है। ठीक है, तो आपने क्लास 6-7 में पढ़ा था व्हाट इज सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या है भाई? कोई भी चीज़ जो भी आप अपने सराउंडिंग में आसपास देखते हो, हर कोई किसी न किसी चीज़ से मिलकर के बनी हुई है। तो जिन चीज़ों से मिलकर के बनी हुई है ना, उन्हीं को क्या बोल देते हैं? हम मटेरियल बोल देते हैं। और वही जो मटेरियल है ना, उसी को जो साइंटिस्ट है वो नेम दे देते हैं मैटर। ठीक है, तो आप उसको मटेरियल बोलिए, आप उसको मैटर बोलिए, बोथ आर सेम, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब हम स्टार्ट करेंगे कि मैटर होता क्या है। ठीक है, तो मैटर क्या है? एनीथिंग और एनी सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग डेफिनेट मास। कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसका अपना खुद का कोई मास होता है, उसी को बोलते हैं हम मैटर। तो अब देखिए, अब अगर कोई भी मैटर, कोई भी जो चीज़, कोई भी मटेरियल की हम जो बात कर रहे हैं, जो ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस को, यानी कि जगह को वो घेर रहा है, ठीक है, तो वो जो टर्म है हम उसको क्या बोल सकते हैं? वॉल्यूम। ठीक है, आप अब तक वॉल्यूम क्या पढ़ते आए हो? आप मैथ्स में वॉल्यूम पढ़ रहे थे भाई, किसी भी कंटेनर के अंदर कितनी क्वांटिटी हम भर रहे हैं। ठीक है, कोई भी कंटेनर अपने अंदर कितने सामान को ऑक्यूपाई कर सकता है, तो वो उसका क्या था? वो वॉल्यूम था। ठीक है, तो जो कोई भी मैटर, कोई भी मटेरियल स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इट मीन्स हैविंग वॉल्यूम, उसके पास वॉल्यूम है। सेम इसी तरीके से डेफिनेट मास। मास क्या होगा? मास का मीनिंग क्या होता है? मीन्स कोई भी जो मटेरियल है उसके अंदर हाउ मच स्टफ, कितना स्टफ उसके अंदर भरा पड़ा है, यानी कि क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, ये जो मास होता है ना, ये ऑलवेज क्वांटिटी बताता है, तो इसी वजह से हम इसको क्या बोल देते हैं? इट इज क्वांटिटेटिव इन नेचर। क्लियर हुआ आपको? मास क्या होता है? मास क्या होगा भाई? कोई भी मटेरियल, लाइक अभी मैं जैसे आपका एग्जांपल दें, किसी भी ह्यूमन का, किसी भी एनिमल का, लाइक इन ह्यूमन बॉडी, अब लाइक इन माई सेल्फ, मैं अपने बारे में बताऊं तो ये जो स्किन की एक लेयर बनी हुई है, इसके अंदर भाई जो बोन्स हैं, कितनी बोन्स हैं, उनकी क्वांटिटी, नंबर्स की मैं बात नहीं करूंगी कि 2 बोन्स, 3 बोन्स या 200 बोन्स, नहीं, उनकी क्वांटिटी कितनी है टोटल। ठीक है भाई, ब्लड है, मसल्स हैं, तो ये सभी जो सारी चीज़ें उसके अंदर जो भरी हुई है, तो वो जो टोटल वहाँ से आपको जो स्टफ मिलेगा ना, वो स्टफ क्या होता है? वो होता है मास। अब मास और वेट में डिफरेंस क्या होगा? वही जो मास आएगा ना, अब उस मास के ऊपर कितनी ग्रेविटी लग रही है। हमारे अर्थ
कितनी ग्रेविटी उसके ऊपर लगा रही है ना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर लग रही है, तो ड्यू टू ग्रेविटी वही मास किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेट में। आप वेइंग मशीन पे आप स्टैंड करते हो, आपकी बॉडी के अंदर कितना आपका जो स्टफ है, स्टफ मटेरियल आपको पता चल गया ना, हमारे बॉडी के अंदर हमारे बोन्स हैं, ब्लड है, मसल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, तो ये सभी चीज़ें वो हमारा स्टफ हो गया। तो अब उस स्टफ को हमारी अर्थ कितना अपनी तरफ खींच रही है, उसी के अकॉर्डिंग आप वेइंग मशीन में देखते हो कि आप 45 kg, 50 kg या 60 kg जो भी, तो आप वेइंग मशीन से जब वहाँ से वे करने के बाद हमारे पास वो जो नंबर्स, जो डिटेल्स आपको मिलती है वो वेट होता है, ठीक है। तो वेट और मास में ये डिफरेंस होगा। तो वेट क्या होगा, मास के ऊपर जब ग्रेविटी, अपनी अर्थ की फोर्स जब लगती है तो उस ग्रेविटी की वजह से वही मास कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वेट में। और मास क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ मैटर मीन्स हाउ मच स्टफ इन इट, उसके अंदर कितना स्टफ भरा हुआ है। और वॉल्यूम मैंने अभी बताया, ऑक्यूपाई स्पेस। तो हम सिंपली इसको ये भी बोल सकते हैं कि जो मैटर होता है इट हैव बोथ, जो मैटर है उसके पास दोनों ही चीजें होती हैं। मैटर हैज बोथ what, मास एंड वॉल्यूम। अब जब ये मास और वॉल्यूम की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं तो मास को मेजर कैसे करेंगे, इन केजी। तो एसआई यूनिट ऑफ मास, जो स्टैंडर्ड यूनिट हम यूज करते हैं मास के लिए, वो क्या हो जाएगी, केजी, किलोग्राम। सेम थिंग एसआई यूनिट फॉर वॉल्यूम। हम वॉल्यूम को जब मेजर करते हैं तो वॉल्यूम के लिए जो हम ऐसा यूनिट यूज करेंगे दैट इज मीटर क्यूब। आप बोलेंगे नहीं मैम, अब तक तो हम लीटर में मेजर करते हुए आ रहे थे वॉल्यूम को, भाई एक ग्लास है उसके अंदर कितना मिलीलीटर उसके अंदर वाटर या जो भी है, एक बड़ा कंटेनर उसके अंदर कितना लीटर वाटर आता है, मिल्क आता है, तो हम वॉल्यूम की बात किस में कर रहे थे, लीटर में ना। तो वो हम नॉर्मली हम लीटर वर्ड उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। वर्ड यूज करना नहीं है, मीन्स हम नॉर्मली हम लीटर में वॉल्यूम को मेजर कर लेते हैं। बट अब अगर हम अपनी ही बात करें, लाइक इस मार्कर को हैंग कर दिया जाए तो भाई ये भी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अपने लिए स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना, तो आप उसको लीटर में तो मेजर करके नहीं बता सकते हो। तो ये कितना स्पेस यहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसको मेजर करने के लिए जो हम स्टैंडर्ड यूनिट यूज करेंगे दैट इज मीटर क्यूब, ठीक है। अब अगर कन्वर्ट करते हैं हम 1 लीटर को, कंपेयर करें तो वो क्या हो जाएगा, 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। 1 लीटर आप मेजर करते हो, अगर हम उसको मीटर क्यूब के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे तो 1 लीटर क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो किसी भी सॉलिड के लिए अगर बोला जाए, लाइक अब यहाँ पर स्टैंड करने के बाद में मैं कितना वॉल्यूम यहाँ पे, यानी कितना स्पेस में ऑक्यूपाई कर रही हूँ, तो अब मुझे जब आप मेजर करोगे अपने आप को, अपने लिए आप बताना चाहते हो कि आप कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हो, तो आप लीटर में तो नहीं फाइंड आउट कर सकते ना। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, भाई मैंने इतना मीटर इस तरीके से कवर किया है हाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यही मतलब 3D जैसे हम उसको काउंट करेंगे, तो वहाँ पर हम किस तरीके से करेंगे, तो 1 लीटर हमारा इक्वल हो जाता है 1 डेसीमीटर क्यूब। तो ये आपकी स्टैंडर्ड यूनिट है फॉर मास दैट इज किलोग्राम एंड ऐसा यूनिट फॉर वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, ओके। तो अभी हमने पढ़ा कि मैटर क्या होता है, विच हैव डेफिनेट मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो ठीक है, ये तो जनरली हमने समझ लिया। अब ये जो मैटर है उसका फिजिकल नेचर क्या होता है, तो देखिए बेटा, अगर हम बात करें किसी भी मैटर की, किसी भी चीज़ की हम बात करते हैं, तो ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने हुए होते हैं ये सभी मैटर, ठीक है। तो अगर आपको बेटा ये जो मैं अभी आपको करवा रही हूँ ना, आप इसको अपने नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं, तो इससे आपके क्या होंगे, एक रफ नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। कोशिश करूंगी कि आपके चैप्टर के जो कंप्लीट नोट्स हैं आपको इस तरीके से मैं बोर्ड पर आपको करवाऊं, और आप वहां से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अपनी नोटबुक में या अपनी बुक में जहां भी आपको लगे कि सेफ है आप राइट डाउन करते चले। तो इसके बाद अभी हम बात कर रहे थे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, जो मैटर होते हैं उनका फिजिकल नेचर क्या है। हेडिंग हम बनाएंगे यहाँ पे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो इसमें देखिए फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। सभी जो मैटर हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए होते हैं, और यही जो स्मॉल पार्टिकल्स है ना उनको क्या बोल देते हैं, नोन एज एटम।
ये एटम को भी डिफाइन किया जाता है। जस्ट अ मिनट, मैं आपको बताते हुए चलती हूँ, तब तक मैं एक बार मार्कर में इंक भी फिल कर लेती हूँ, लाइट चल रहा है वो बहुत ज़्यादा। देखिए बेटा, एटम को जब आपसे बोला जाए ना कि एटम को आप डिफाइन करिए, तो एटम क्या होता है? वेरी स्मॉल पार्टिकल। किसी भी मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है ना, उसे हम बोलते हैं एटम। मतलब बोला तो ये चाहता है कि जो एटम है दैट इज इंडिविजिबल पार्टिकल, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अभी इस चैप्टर के लिए जब आप एटम को डिफाइन करेंगे, तो इस चैप्टर के लिए नहीं, जब भी आपसे कभी भी पूछा जाए कि एटम क्या होता है, तो क्या होगा? किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है विच इज इंडिविजिबल, जिसको ब्रेक ना किया जाए, दैट इज एटम, उसको हम एटम बोलेंगे। लेकिन अभी आप जब नेक्स्ट चैप्टर में आप एंटर करेंगे, तब फिर हम वहाँ पे फर्दर स्टडी करेंगे एटम के लिए, कि जो एटम है ना वो ब्रेक हो सकता है। अब ब्रेक हो सकता है मीन्स क्यों? क्योंकि वो कंसिस्ट करते हैं किनको, आपके न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अभी हमें सिर्फ कितना लर्न करना है यहाँ पर? मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल known as atoms which are indivisible, जिनको फर्दर हम ब्रेक नहीं कर सकते, उनको हम बोलते हैं एटम्स। ठीक है। सेकेंड, इसी के साथ हम करेंगे कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स, दीज आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, ये हमेशा मूव करते रहते हैं। तो सेकेंड पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे these particles are continuously moving, हमेशा मूव करते रहते हैं। अब जब भी जहाँ पर आपको ये मूविंग वर्ड आ जाए ना, इट मीन्स पार्टिकल के पास एक एनर्जी है, वो मूव कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर एक एनर्जी की बात हो रही है। कौन सी एनर्जी है? दैट इज काइनेटिक एनर्जी। अभी काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी हम बात करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया, ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज एटम विच आर इंडिविजिबल, जिनको ब्रेक नहीं किया जा सकता। और सेकंड है इसके बाद हमारे पास, दीज पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। ये जो मैं अभी आपको बता रही हूँ ना, इनको हम फर्दर एक्टिविटी के थ्रू भी मैं आपको बताऊंगी। थर्ड इसमें हम करेंगे, अभी जो पार्टिकल्स हैं विच इज हमने बोल दिया कि इंडिविजिबल, जो इंडिविजिबल है, जिनको ब्रेक नहीं किया जा सकता। थर्ड इसमें हम इनका फिजिकल नेचर लिखेंगे, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत छोटे होते हैं ये, विच कैन बी सीन बाय आर नेक्ड आइज और सिंपल माइक्रोस्कोप। हम अपनी खुली आंखों से या कोई जो सिंपल माइक्रोस्कोप हम चूज करें कि हम उसकी हेल्प लेकर के देखें कि पार्टिकल कैसे हैं, तो हम उनको देख नहीं पाएंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। इफ यू वांट टू राइट दिस पॉइंट देन यू कैन। इसके बाद हम जो नेक्स्ट यहाँ पर करने जा रहे हैं, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर में एंटर करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जो पार्टिकल्स हैं, दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, वो हमेशा मूव कर रहे हैं, बहुत छोटे होते हैं साइज में। तो किस तरीके से? तो देखिए बेटा, अब अगर आपको बोला जाए कि वन ग्लास के आप एक ग्लास के अंदर वाटर फिल करके आपने रख लिया, एक ग्लास है जिसके अंदर हमने क्या किया? वाटर फिल किया। आपके वाटर का जो लेवल है वो इधर तक है। हमने इसमें क्या कर दिया? आपने 1 स्पून शुगर लिया और उसके अंदर डाल दिया। अब जैसे ही आप इसके अंदर शुगर डालेंगे तो उससे क्या होगा? आपके वाटर का लेवल थोड़ा सा राइज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब ये जो शुगर है वो भी तो क्या है? मैटर है ना। अब मैटर है, ये भी ऑक्यूपाई करेगा स्पेस को। अब जब ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, इट मीन्स इसका भी तो कुछ वॉल्यूम होगा। तो हमारे वाटर का जो लेवल है वो बढ़ के इतना हो गया। लेकिन याद रहे कि अभी जो हमारे ये जो शुगर है वो हमने डिजोल्व नहीं की है। डिजोल्व समझते हैं ना कि वो उसके अंदर भी घुली नहीं है। तो जब आप इसको किसी भी स्पून या रोड की हेल्प से जब हम उसको डिजोल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो आपकी शुगर है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है, हमें दिखाई देना बंद हो जाती है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि क्या जब ये शुगर इसके अंदर डिसॉल्व होगी तो हमारे वाटर का जो लेवल ये था, क्या ये बढ़ के इतना हो जाएगा? क्योंकि वो उसके अंदर घुल रही है। क्या होगा ये ऐसा? नहीं। अब फर्दर यहाँ पे हमारे वाटर का जो लेवल है वो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि शुगर को जितना यहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई करना था वो कर लिया।
लेकिन जब भाई वो डिज़ोल्व हो चुकी है, हमें दिखाई नहीं दे रही, तो कहाँ गई? तो कहाँ गई वो? जो हमारे वाटर के पार्टिकल्स हैं ना, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स, हमारा वाटर भी तो एक तरीके से मैटर है, तो जो भी जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। तो जब आपने इसको इसके अंदर शुगर डाल के उसको डिज़ोल्व किया, डिज़ोल्व करने के बाद यही जो स्पेस था, ये देखो मैं इस तरीके से थोड़ा सा इसको कर देती हूँ, तो ये जो स्पेस था वहीं पर हमारे शुगर के जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो उसके अंदर वहाँ पर एंटर कर गए। ठीक है, तो दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत छोटे होते हैं साइज में, इतने छोटे हैं कि जिनको हम देख ही नहीं पाएंगे यहाँ पर कि वो कहाँ एंटर कर गए हैं। सेकेंड जो एक्टिविटी हमारी है, जो मैं आपको एक्टिविटी बता रही हूँ, सभी अपने एनसीईआरटी बुक्स वाली है। तो आपकी जो फर्स्ट एक्टिविटी है यहाँ पर कि हम जब 1 ग्लास वाटर के अंदर शुगर डिज़ोल्व करते हैं, तो डिज़ोल्व करने के बाद हमारे वाटर का लेवल राइज होता है क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई शुगर ने जितना वहाँ पर वॉल्यूम कवर करना था, जितना स्पेस ऑक्यूपाई करना था, वो पहले ऑक्यूपाई कर लिया है। डिज़ोल्व होने के बाद पार्टिकल्स कहाँ चले गए? तो वो जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था वो सभी वहाँ पर एंटर कर गए हैं। यानी कि जैसे ये डॉटेड लाइन से मैंने वाटर यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट किया है, तो जो शुगर के पार्टिकल्स जहाँ जहाँ उनको स्पेस मिलेगा वो इस तरीके से डिज़ोल्व होने के बाद उसके अंदर एंटर कर जाएंगे। ठीक है। सेकेंड, इसके बाद हमारे पास जो एक्टिविटी आती है, सेकेंड एक्टिविटी के अंदर क्या किया गया है? 1 ग्लास वाटर के अंदर या एक बीकर के अंदर वाटर था जिसकी क्वांटिटी थी यहाँ पर 100 ml। इस 100 ml वाटर के अंदर 2-3 क्रिस्टल्स ऐड कर दिए गए। ये मैंने प्लस कर दिया, 2-3 क्रिस्टल्स इसमें यूज़ किए, किसके? पोटेशियम परमैंगनेट के, MnO4। पोटेशियम परमैंगनेट के 2-3 क्रिस्टल्स इसके अंदर डाल के उसको अच्छे से डिज़ोल्व कर दिया गया। जब अच्छे से इसके अंदर क्रिस्टल्स को डिज़ोल्व किया तो जिसकी वजह से इसका कलर चेंज हो गया। कैसा हो गया? कुछ पिंक कलर, और यू कैन से मेजेंटा। इसके बाद कंटिन्यू क्या करते गए? सेम इसी तरीके से 4-5 बीकर्स रखे और हर किसी के अंदर 90 ml वाटर ले लिया। ये जो वाटर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं 90 ml, वो आपका क्या होगा? क्लियर वाटर, साफ पानी, आप बोल सकते हो आपका टैप वाटर। ठीक है। इस वाटर के अंदर ये जो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन रेडी किया था, पोटेशियम परमैंगनेट का जो हमारा वाटर सॉल्यूशन यहाँ पे आ गया था जिसका कलर था पिंक, इसमें से हम क्या करेंगे? 10 ml निकालेंगे और वो 10 ml ये कलर सॉल्यूशन हम ऐड कर देंगे इस 90 ml वाटर में। ठीक है। जैसे ही 90 ml के अंदर हम 10 ml डालेंगे तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 100 ml हो जाएगा। और जब आपने 10 ml डाला है, जब वो इसके अंदर अच्छे से डिज़ोल्व होगा तो इसका जो कलर है वो कैसा आ जाएगा? पिंक कलर। ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हमने वहाँ से सॉल्यूशन उठाया है तो यहाँ पर वाटर के बीच में जो भी गैप था वहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल एंटर कर चुके हैं, उसी की वजह से तो कलर चेंज हुआ था। जब हमने वहाँ से 10 ml उठाया, वाटर जब निकाला, तो इट मीन्स उसके अंदर घुले हुए जो पोटेशियम परमैंगनेट के जो स्मॉल पार्टिकल्स थे वो इस बीकर में भी आ गए हैं। इसी तरीके से हम क्या करेंगे? टर्न बाय टर्न हम यहाँ से 10 ml लेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पर जो हमारे पास आएगा उसका जो कलर होगा, सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा, वो थोड़ा लाइट पिंक होगा। इसी तरीके से होते होते लास्ट कंडीशन में भी हम देखते हैं कि यहाँ अगर हम इस बीकर में भी 10 ml डालते हैं तो यहाँ भी कलर में चेंज नज़र आता है। यानी कि जो आपका क्लियर वाटर था उसके अंदर भी एक पिंकिश शेड आपको नज़र आती है। ठीक है। तो ये जो पिंकिश शेड यहाँ पे नज़र आ रही है, तो ये एक्टिविटी बताने का यहाँ पर रीज़न क्या है? तो इस एक्टिविटी का कंक्लूजन ये निकलता है कि ये जो हमने 2-3 क्रिस्टल मतलब 2 या 3 दाने, जैसे शुगर के आपके दाने होते हैं ना, उसको हम क्रिस्टल बोल देते हैं। तो सेम जैसे आप मिश्री के देखते हो, वो छोटे छोटे जो आपको क्यूब्स नज़र आते हैं, तो वो क्रिस्टल। तो ऐसे ही इसके 2 या 3 क्रिस्टल डालने से इस 100 ml वाटर का कलर पिंक हो गया। और उसमें से जब हमने 10 ml डालते गए तो यहाँ आने के बाद में भी उसने अपना कलर यहाँ पे दिखाया, अपीयर हुआ उसका कलर। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो 1 क्रिस्टल है हमारे पोटेशियम परमैंगनेट का, इसके अंदर मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स हैं। ठीक है। अभी पार्टिकल्स हम बात कर रहे थे ना, जो बहुत छोटे होते हैं, जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख पाते। तो एक क्रिस्टल के अंदर मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं और वही मिलियंस ऑफ पार्टिकल इसके अंदर डिसॉल्व होने के बाद जहाँ भी उनको स्पेस यहाँ पे मिलता है वाटर पार्टिकल्स के बीच में, वो वहाँ एंटर कर जाते हैं। सेम एक्टिविटी यहाँ पर हमारे पास है डेटॉल। 1 बकेट के अंदर अगर आप 2 ml
डेटॉल सॉल्यूशन को आप डालते हो तो आपके पूरे बकेट के अंदर उसकी जो स्मेल है वो स्प्रेड हो जाती है। अब अगर उसी 1 मग को वहाँ से निकाल करके आप किसी दूसरे बड़े टब के अंदर उसको डाल देते हो तो वहाँ पर भी हमें क्या होगी, इसकी स्मेल डिटेक्ट होगी। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये इतने स्मॉल होते हैं और ये जो दूसरे सब्सटेंस के साथ हम जिसमें हम उसको मिक्स कर रहे हैं ना, उसके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो उनके बीच में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ये जो मिक्स हो जाते हैं, यहीं से हमारे पास एक टर्म आती है डिफ्यूजन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर हम बाद में करेंगे, उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ बताने जा रही हूँ, दैट इज डिफ्यूजन। क्योंकि अपना जो पूरा चैप्टर है वो एक तरीके से इसी प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो डिफ्यूजन क्या होता है बेटा? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू सब्सटेंस with each other by their own। तो डिफ्यूजन क्या होगा? ये वो प्रोसेस जिसमें कोई भी दो सब्सटेंस हैं, उनके पार्टिकल एक दूसरे के साथ इंटरमिक्सिंग कर लेते हैं अच्छे से अपने आप, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, अभी मैंने आपको एक थर्ड और यहाँ पर जो हमने फिजिकल नेचर में किया था, दैट इज पार्टिकल्स आर मूविंग कॉन्टिन्यूसली, कि जो पार्टिकल्स है वो मूव कर रहे हैं। तो उसके लिए जैसे एक एक्टिविटी जैसे नॉर्मल आपने करके देखा होगा, सेम अगर हम अपने ग्लास के अंदर वाटर डालते हैं और उसमें आपने क्या किया, 2-3 ड्रॉप्स हमने इंक डाल दी है, कोई हमने रोड यूज़ नहीं की, कोई स्पून यूज़ नहीं की। उसको डिसॉल्व करने के बाद अगर आप 1 आवर के बाद या हाफ एन आवर के बाद आप देखते हो तो पूरा ही जो आपका वाटर है उसका कलर चेंज हो चुका होता है। लाइक अगर आपने ब्लू इंक इसके अंदर 2-3 ड्रॉप्स आपने ब्लू इंक इसमें डाली थी तो पूरा ही जो आपका वाटर है उसका जो कलर है वो आपको कुछ ब्लूइश कलर अपेयर होगा। तो वो जो ब्लूइश कलर आपको वहाँ पे अपेयर हुआ, उसका रीज़न क्या था भाई? वो जो 2-3 ड्रॉप्स आपने इंक की डाली, पार्टिकल से ही बनी हुई है, धीरे धीरे अब वो पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं, जहाँ जहाँ उनको स्पेस मिलेगा वाटर के अंदर यूनिफॉर्मली, जब तक कि वो एक जैसे बिल्कुल बराबर एक दूसरे में मिक्स नहीं हो जाते तब तक वो मूव करते ही रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो इंटरमिक्सिंग हो रही है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। और होगा कैसे? क्योंकि ये जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, वो लगातार मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो अब मूव करते रहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट में मूविंग वर्ड की बात आ जाए, इट मीन्स वहां पर हम बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी होती है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 12mv²। आप बोल सकते हो कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला है 12mv²। एम यहाँ पर क्या होगा? मास, वी होगा वॉल्यूम। देखिए जो मास होता है ना, ये कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब भाई जितने मटेरियल से वो बना हुआ है, लाइक अब ये मार्कर है, कितनी क्वांटिटी इसके अंदर क्या स्टफ जिस भी मटेरियल से ये बना हुआ है, जितना मटेरियल इसमें लगा है, मैंने होल्ड किया हुआ है तो भी इतना ही मटेरियल है, टेबल पे रख देती हूँ तो भी मटेरियल उतना ही रहेगा, वो मटेरियल चेंज नहीं होने वाला। तो जो उसका मास है वो कांस्टेंट होगा। सिर्फ वेरिएशन किस में आ सकती है? वॉल्यूम में। ठीक है, तो इस तरीके से सॉरी इट्स नॉट वॉल्यूम, ये गलत हो गया भाई, इसको चेंज कर लेना, वॉल्यूम नहीं वेलोसिटी। अभी हम मूविंग की बात कर रहे थे ना, मोशन की बात हो रही थी, तो v यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अब वेलोसिटी को अभी आप यहाँ पे स्पीड बोल सकते हो, कोई भी चीज़ भाग रही है तो उसके अंदर स्पीड होती है ना, अभी आप उसको स्पीड बोल सकते हो। बाकी डिफरेंस होता है स्पीड और वेलोसिटी में। अब क्या डिफरेंस होता है? जब हम मोशन चैप्टर करेंगे तब ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करवाएंगे। अभी सिर्फ आपको ये लर्न करना है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी मीन्स हम स्पीड की बात कर रहे हैं। तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसका मास में कभी भी कोई चेंज नहीं होने वाला, मास उसका कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ उसका v वेलोसिटी चेंज हो सकती है कि वो कितनी स्पीड से भाग रहा है। ठीक है, अब अगर यहाँ से एक रिलेशन निकाला जाए तो रिलेशन क्या होता है? देखिए बेटा, पहले आपको ना दो चीज़ें और मैं नॉर्मली यहाँ पे बता रही हूँ जो हम मैथ्स में भी आप करते हो, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए हम सिंबल यूज करते हैं ये वाला, कुछ ऐसे। क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब? भाई कोई भी दो चीज़ें हैं, हम उन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, अगर इसकी क्वांटिटी आप बढ़ाते हो तो उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी।
अगर आप उसकी क्वांटिटी कम करते हो तो इसकी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। तो एक दूसरे के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल आपको बोला जाए कि 1 kg अगर शुगर है वो आप परचेज करते हो 30 रुपीज़ में। अब अगर आपको बोला जाए कि 5 kg आपको परचेज करना है तो कितना आप पे करोगे, तो कितना करोगे, 150। तो इधर क्वांटिटी बढ़ी है तो उधर अमाउंट भी बढ़ गया ना। इट मीन्स ये क्या है, दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब एक दूसरा, जब कई बार आपको क्या होता है, आप मार्केट में लाइक आप शर्ट वगैरह कुछ आप परचेज करने के लिए गए हो और वहाँ पे आपको ऑफर्स मिलते हैं। अब ऑफर में क्या है कि आप एक टी शर्ट परचेज कर रहे हो भाई 500 में, 1 टी शर्ट आपने परचेज की तो 500 में, लेकिन अगर आप 2 टी शर्ट्स यहाँ पे परचेज करोगे तो वो आपको 800 में। ठीक है, अब अगर यहाँ पे कंपेयर किया जाए तो क्या हो रहा है, जब यहाँ पे क्वांटिटी हमने बढ़ाई है तो यहाँ पे क्वांटिटी कम हो गई है। तो ये क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस रिलेशन को क्या बोलेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये जो चीज़ें अभी मैंने बताई है ना आपको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये हम साइंस में बहुत बार यूज़ करेंगे, तो आप इसको यहाँ से अच्छे से लर्न करके रखेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे काइनेटिक एनर्जी की। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है, देखो मास तो किसी भी ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट रहने वाला है, सिर्फ ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ऑन वेलोसिटी। और कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, स्पीड बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, या आप बोल सकते हो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी यानी कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। कितना बढ़ जाएगी, स्क्वायर। अगर काइनेटिक एनर्जी आपने 2 किया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगा भाई। जो भी उसकी यहाँ पे वेलोसिटी है यानी कि आप उसका स्क्वायर करोगे तो यानी कि स्क्वायर टाइम्स उसके बढ़ जाएगी, डबल टाइम्स उसके बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के। देखो आपको समझ में आना चाहिए डिफ्यूजन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। जब कोई भी 2 सब्सटेंस है उसके जो पार्टिकल एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होते हैं उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। अब जब पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, इंटरमिक्सिंग तो तभी होगी ना जब पार्टिकल्स मूव करेंगे इट मीन्स उनके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वेलोसिटी के। एक सेकेंड चीज़ और आपको यहाँ से लर्न करनी है, वो क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। काइनेटिक एनर्जी जो आपकी होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो आपकी हो जाएगी टेम्परेचर के। आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर जितना बढ़ेगा जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि भी ऑब्जेक्ट लाइक यहाँ पे था, आइस आपने रखी, हमने बर्नर लगाया, हीट कर रहे हैं। जब हम उसको हीट देंगे यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे जैसे वो हीट गेन करता जाएगा तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, उस एनर्जी को गेन करेंगे और पार्टिकल एक दूसरे से दूर भागना स्टार्ट करेंगे। हमारी आइस कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है ना किसमें, वाटर के अंदर। तो यानी कि पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, अब उनके अंदर उनकी स्पीड बढ़ रही है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ जाती है। अब अगर टेम्परेचर को कम कर दिया जाए तो जैसे ही आप टेम्परेचर को कम करोगे तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी कम हो जाएगी। जो एरो में यूज़ कर रहे हैं ना, देखो बेटा जो हम एरो हम यूज़ करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाता है, ये आपके इंक्रीज के लिए हम यूज़ करते हैं, और अगर डाउनवर्ड इस तरीके से हम दिखा रहे हैं तो डिक्रीज। तो जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब सेम हम लगा लें कि हमारे पास एक कंटेनर के अंदर जो वाटर था, वाटर के पार्टिकल्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। अब अगर इसको क्या कर दिया जाए, इसको फ्रीज कर दिया जाए यानी कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में। टेम्परेचर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया ना। अब जब आइस में कन्वर्ट हो गया तो पार्टिकल्स तो एक दूसरे के क्लोज आ गए हैं। ठीक है, जब वो पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आ गए इट मीन्स उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो बहुत कम हो गई है। तो ये रिलेशन होता है हमारे काइनेटिक एनर्जी में किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। तो जब भी यहाँ पर हम किसी भी जब डिफ्यूज़न हो रहा है तो उस डिफ्यूज़न में अगर हम अपने मैटर को टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है। अब उसी के मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर डिफ्यूज़न के लिए जो एग्जांपल्स देने वाली हूँ, दैट इज़ लाइक कोई भी परफ्यूम बॉटल है, मैं डिफ्यूज़न के आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि डिफ्यूज़न जब होता है तो किस तरीके से होता है। कोई भी परफ्यूम बॉटल है जिसको हमने क्या किया, यहाँ से आप उसको पुश करते हो। जब पुश करते हैं तो इसके अंदर से क्या होगा बेटा, जो परफ्यूम के जो पार्टिकल्स हैं वो बाहर आएंगे एयर में। ठीक है, यहाँ पे ये जो है इस तरीके से मैं इनको डार्क कर देती हूँ, ये क्या है,
ये परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं, ये है एयर अपनी, ये जो बड़े बड़े मैंने राउंड राउंड बॉल्स बना दिए वो एयर है। अब ये पार्टिकल्स यहाँ से क्या करेंगे, ये मूव करेंगे कहाँ, एयर के अंदर। क्यों, डिफ्यूज़न के लिए इंटरमिक्सिंग होगी ना, कहाँ कहाँ, जहाँ भी उनको स्पेस मिलेगा वहीं पर एक दूसरे यहाँ पर वो एंटर कर जाएंगे। और कब तक करेंगे, जब तक कि यूनिफॉर्मली ना हो जाए। यूनिफॉर्मली मतलब एक जैसा ना हो जाए, ठीक है भाई। यहाँ पर अगर स्पेस था 1 1 का, तो यहाँ पे 1 एंटर कर गया दो पार्टिकल्स के बीच में। तो जब तक ये यूनिफॉर्मली इंटरमिक्सिंग ना हो जाए तब तक ये जो फ्रेग्रेंस है, इसकी जो स्मेल है वो इस तरीके से एयर में स्प्रेड होती जाएगी। अब उसके बाद यहाँ पे फर्दर जो एयर होगी, अब देखो बेटा यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में गैप है, यहाँ क्या था, गैप था, लेकिन उसके अंदर कौन आकर के एंटर कर गया था, परफ्यूम के पार्टिकल्स। अब ये परफ्यूम के पार्टिकल्स जब यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ गई है ना, ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे आ गए हैं, अभी कोशिश करेंगे आगे फिर से मूव करने के लिए, यानी कि यहाँ से अब आगे जाते जाते जहाँ जहाँ इनको स्पेस मिलेगा वो एंटर करते चलेंगे। तो यही जो ये मिक्सिंग होती है ना, इसी को तो हम बोल देते हैं डिफ्यूज़न। कब तक होती है, जब तक यूनिफॉर्मली ना हो जाए। अब यूनिफॉर्मली लाइक एक एग्जाम्पल आपको और दे दिया जाए इसके लिए, कोई भी इस तरीके से आपका कंटेनर था जिसके अंदर आपने वाटर फिल किया था, यहाँ हमने इसमें कर दिया एक स्मॉल होल, वाटर क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। कब तक मूव करता जाएगा इस वाले कंटेनर में, जब तक कि दोनों की ही कंटेनर के अंदर वाटर का लेवल इक्वल ना आ जाए, यूनिफॉर्म ना हो जाए। तो जब भी इसी तरीके से जब ये डिफ्यूज़न होता है ना, तो कब तक होता है, जब तक कि पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स ना हो जाए, ठीक है। तो एक तो यूनिफॉर्मली होता है, एंड सेकेंड थिंग ऑलवेज हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ होता है, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन मतलब देखो यहाँ पे जो अपने पास एयर के पार्टिकल्स थे, यहाँ एयर के अंदर जब आपने बॉटल को स्प्रे किया है तो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर परफ्यूम के पार्टिकल्स आ गए जो लार्ज क्वांटिटी में हैं। अब वो जब लार्ज क्वांटिटी में है तो उनको क्या चाहिए, उनको स्पेस चाहिए, कॉन्टिन्यूसली मूव करेंगे। अब मूव करने के बाद वो एयर पार्टिकल्स के बीच में एंटर करेंगे, वहाँ पे क्या थी, परफ्यूम पार्टिकल की लो कंसंट्रेशन थी। अब लाइक यहाँ पर पहले तो कंसंट्रेशन थी ही नहीं, अब पार्टिकल्स मूव करके इधर आ गए हैं, इंटरमिक्सिंग हो गई है, ठीक है। लेकिन अभी भी यहाँ पे पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, यहाँ पे कम है। फर्दर यहाँ पर हमारे परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं ही नहीं, अब यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन हो गई है परफ्यूम पार्टिकल्स की, जिसकी वजह से अब वो मूव करके आगे जाएंगे। तो इस तरीके से जो डिफ्यूज़न है ये यूनिफॉर्मली होता है एंड ऑलवेज हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। और पार्टिकल की जो इंटरमिक्सिंग का जो प्रोसेस होता है वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, यानी कि डिफ्यूज़न रेट भी बढ़ जाएगा। लाइक अब डिफ्यूज़न रेट की टेम्परेचर के ऊपर किस तरीके से डिपेंड हो रहा है उसका और एक एग्जांपल आप देख लीजिए। वेरी सिंपल एक एग्जांपल मैं अभी आपको दे रही हूँ। समर में हम अभी गर्मियों में आप नींबू पानी बनाते हो, तो नींबू पानी बनाने के लिए आप सबसे पहले शुगर सिरप आप प्रिपेयर करते हो, वाटर के अंदर हम शुगर डालते हैं, उसको अच्छे से डिसॉल्व करते हैं। तो जब हम उसको डिसॉल्व करते हैं आप कौन सा वाटर चूज़ करते हो, हॉट वाटर या कोल्ड वाटर? जब हमें शुगर डिसॉल्व करनी होती है वाटर के अंदर तो सबसे पहले हम नॉर्मल जो अपना वाटर होता है ना, हम उसको सेलेक्ट करते हैं, यानी कि कोल्ड वाटर को नहीं लेंगे। जो ठंडा पानी उसके अंदर शुगर अगर आप घोलने के लिए बैठ गए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था टेम्परेचर कम होगा तो एनर्जी क्या होगी, डाउन होगी, यानी कि डिफ्यूज़न रेट कम हो जाएगा। नॉर्मल वाटर या थोड़ा सा गुनगुना जैसे भी जो भी पानी होता है उसमें अगर हम शुगर को डालते हैं जल्दी डिज़ोल्व हो जाती है। क्यों डिज़ोल्व हो जाती है, अब तो आपको क्लियर हो गया होगा भाई, क्योंकि जैसे ही हमने टेम्परेचर को बढ़ाया जो पार्टिकल्स थे उनकी जो काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ गई, वो जल्दी जल्दी उन्होंने मूव करना स्टार्ट किया, जहाँ जहाँ उनको स्पेस मिला वहाँ एंटर करते चले गए। तो इसी तरीके से जो अपना डिफ्यूज़न होता है, डिफ्यूज़न रेट, ये बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ, और आप बोल सकते हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, आज हम करेंगे सिर्फ इतना ही, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। तो ठीक है बेटा जी, तब तक आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, फिर मिलेंगे इन नेक्स्ट पार्ट। ओके, बाय एंड हैव अ नाइस डे।